हिमांशु जी, मैं बताऊं कहानी क्या है, क्यों नहीं आए, और ये विदेशों में जो बयान दिए जा रहे हैं और जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये एक भी टूल किट का हिस्सा है। ये चीन की मदद करना चाहते थे। इनकी चीन से संधि है। इन प्रवक्ता को तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि उस संधि में क्या क्लॉज है उनके। चीन की चल नहीं पाई G20 के अंदर। नहीं, ठीक है, उसके बाद ये अमेरिका में जाकर के पहले ही भूमिका बनाने गए थे। सोरोस के आदमी इनके वहां मौजूद थे। ठीक है, वो बाइडेन भी यहाँ आ गए। किसी दुनिया के देश के आगे कांग्रेस को अहमियत नहीं मिली। अच्छा, एक भी देश के आगे। हाँ, पाकिस्तान इन्हें दे देता है अहमद, क्योंकि वहां ये जाकर के मांगते हैं भी कि भारत का प्रधानमंत्री हटवाने को हमारी पाकिस्तान लोकेश जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको संधि पता है तो आप बता दीजिए। वो ये बोल रहे हैं। अरे आप संधि तो आपको मालूम होनी चाहिए ना। वो संधि आपके लीडरों ने की है, सोनिया गांधी ने, आपकी माता जी ने की है, और राहुल गांधी ने की है चीन के साथ। हिम्मत है तो बताओ उस संधि के अंदर क्या है। क्यों चीन का उस दिन ऑक्सफोर्ड में भी बैठ के कह रहे थे चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अरे आपका दिमाग का बटन जो है ना, वो 10 जनपद से हट करके ना अब जिनपिंग के पास पहुंच गया है रिमोट। आप वहां से रिमोट दबता है तो आपके नेता बोलते हैं। प्रोफेसर साहब लोकेश जी को भी बोल लेते। आप तो पारिवारिक दास है, मैं तो फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हूँ। आप तो गुलाब है कांग्रेस परिवार के। आप कांग्रेस परिवार के तलवे चाटने वाले गुलाब है। अगर मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं तो अपने किसी प्रोफेसर को बुलाना ही हो, हिम्मत है तो बहस करवा ले तथ्यों के ऊपर। तथ्यों का कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकते तो डिबेट डिरेल करने को बकवास करते हैं। मेरे एक तथ्य को काट दो तुम, जो मैंने बात कही है। मेरी एक बात को झूठा साबित कर दो। तुम्हारी कांग्रेसियों की आदत पर शिवम जी इसका असर क्या हुआ होगा? जो एक माहौल मैंने लोकेश जी को बता दूं, भारत सरकार से क्या गलती हुई है G20 के अंदर। इनके जो वो राहुल गांधी जी हैं, उनके ट्वीट के हिसाब से कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी गलती की। भारत सरकार को दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहिए थे जिसमें राहुल गांधी के कुत्तों की फोटो लगाई जानी चाहिए थी, और लिखना चाहिए था कि हमारे देश में तो विरोधी दल के नेता भी अपने कुत्तों को एसी में रखते हैं, इसलिए हमारे देश के कुत्तों जानवरों का ख्याल मत रखिए। सुनिए, दूसरा पोस्टर लगाते कि हाँ भाई भारत में बेरोजगारी है, सबसे बड़ा ये बेरोजगार है राजनीतिक इस देश के अंदर, और इसकी फोटो लगा देते। ये गलती कर दी भारत सरकार। देखिए लोकेश जिंदल जी चले गए। आप दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गए। आज का वीडियो टीवी डिबेट है, और टीवी डिबेट पे आलोक कुमार और लोकेश जिंदल जो नवभारत टाइम्स पे डिबेट के लिए आए हुए थे, उनको इस कदर मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद हो गई। आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो देखने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो आज का आपको देखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप वाकई में चाहे किसी पक्ष को मानते हो, चाहे पार्टी पक्ष को मानते हो, चाहे विपक्ष को मानते हो, आपने अगर आज का वीडियो देख लिया तो आपके अंदर एक चीज तो जरूर आएगी, या तो आप हंसेंगे या तो आप रोएंगे, या तो आप मोदी की तरफ से होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप कांग्रेस की तरफ से तो आप पक्का रोने वाले हैं। तो आप आइए इस वीडियो को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकार हैं। लोकेश जिंदल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ में अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, पूरा देश, पूरी दुनिया इसकी कार्यक्रम की सराहना कर रही है और कह रही है कि बहुत अच्छा प्रयास है, और सभी लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह के ट्वीट, इस तरह के बयान, ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? नमस्कार। देखिए, बहुत गहरा सवाल किया आपने। हम में और चीन में क्या फर्क है? भारत और चीन में फर्क ये है कि हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, चीन के पास केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी विचारधारा उसके पूरे देश में चलाई जाती है। दूसरी विचारधारा को वो बुरी तरह से सप्रेस कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जब भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को न्योता नहीं दिया जाता प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट में, ये पूरे विश्व को दर्शाता है कि भारत में
लोकतंत्र जो मल्टी पार्टी सिस्टम पर आधारित है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, इसकी हमें चिंता होती है। देखिए, हम तो विरोधी पक्ष पर हैं, हम तो विरोध करेंगे, हम तो इस बात का भी विरोध करेंगे। अच्छी चीजों का भी विरोध होगा कि किन चीजों का? नहीं, हम आपने तो इस बोला बात कि हम विरोधी हैं तो हम तो विरोध करेंगे, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। जब 8, 9 और 10 तारीख को पूरा दिल्ली बंद होता है, जिसके कारण जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो लोग रोजमर्रा का जीवन अपने हैंड टू माउथ के सस्टेनेंस पर है, उनको 10,000, ये पूरे इकोनॉमी पे 10,000 करोड़ का घाटा होता है। तो क्या उनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे उन लोगों के लिए जिनको आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इस कार्यक्रम से नुकसान हो रहा है? या फिर आप चाहते हैं कि हम केवल सरकार की नीतियों पर ताली बजाते रहे और बस बोलते रहे वाह मोदी जी वाह? तो क्या विरोधी पक्ष की आवश्यकता क्या है? नहीं, आप वाह मोदी जी वाह क्यों बोलेंगे? आप तो आह बोल रहे हैं ना। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उस परछाई पर भी ध्यान दीजिए जिसकी आप जब अपनी रोशनी तेज कर देते हो और उस परछाई के तहत कुछ वर्ग, कुछ समाज, कुछ लोगों को जब नजरअंदाज कर दिया जाता है, वे एक काले अंधकार में रह जाते हैं। अगर हम उनके मुद्दे उठाते तो हम क्या गलत करते हैं? मैं इसमें सिर्फ बीजेपी का पक्ष सीधे जानूंगा। शिवम त्यागी जी की रोशनी इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ जगह पर बहुत अंधेरा हो गया और वो अंधेरा यहां पर चुभ रहा है। आज G20 में इन्होंने कहा कि भाई हम तो विरोधी पार्टी हैं, हम तो विरोध करेंगे और हम तो वाह मोदी जी वाह नहीं कर सकते। आपको वाह मोदी जी वाह नहीं करना था, आज आपको वाह भारत वाह करना था, आपको वाह हिंदुस्तान वाह करना था, आपको वाह मोदी जी वाह नहीं करना था। G20 हिंदुस्तान करा रहा है, हिंदुस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। और उस देश के प्रधानमंत्री गलती से जिनको आप नफरत करते हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गलती से वो इस देश के इतने पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पर 4 बूंदे पड़ी और अगर थोड़ा सा पानी वहां पर भर गया भारत मंडपम पर तो पूरी की पूरी मंडली ही शुरू हो गई। कोई उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी लिख देते। सारे देशों के अलग अलग प्रेसिडेंट को भेज दो ना कि ये देखिए थोड़ा सा पानी भर गया यहां पर। वो जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है उसको भी जो है अलग अलग भाषा में लिख के सारी दुनिया में भेजो, उससे तो तारीफ होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस वाले तो हिंदुस्तानी है नहीं, कांग्रेस वाले तो भारतवासी है नहीं। इज्जत अगर हो रही है तो भारत की हो रही है, तो इसमें कांग्रेसियों की तो इज्जत हो नहीं रही, उनको तो बर्बादी लग रही है, उनको तो दुख हो रहा है। उस समय में जब हिंदुस्तान में सबको पता है कि सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है महात्मा गांधी के वहां स्थल पर जाएंगे राजघाट पर, उस दौरान जाकर इंटेंशनली बाहर ये बोलना कि भारत में लड़ाई गांधीवाद और गोडसेवाद, और ये क्या है? किसको अपमानित करना चाहते हो भाई? नरेंद्र मोदी जी से आपकी लड़ाई हो सकती है, भारत से लड़ाई नहीं है आपकी। और ये ट्वीट देखिए, इनके स्टार नेशनल स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीदेव जैसे लोग वो लिखते हैं नीचे और उस पर डालते हैं कि चांदी की सोने की चम्मच में खाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अरे उस पार्टी के प्रवक्ता हो जो पैदा सोने की चम्मच मुंह में लेकर हुए हैं, जिनका इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है, ये लिखते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन होता है, मैं मानता हूं मुद्दों पर विरोध होना चाहिए, ये मेहमान लेकिन हमारे हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, इसमें रहते सब हैं, यहाँ पार्टियां सारी एक ही देश में रहती हैं, एक ही झंडे के नीचे रहती हैं, और उसी झंडे का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, हताशा, शुरुआती जवाब ना बनने में इतनी नफरत हो गई है कि देश को गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरुआती जवाब आपको मिल गया होगा लोकेश जिंदल जी। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार और अरविंद जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक जवाब दीजिएगा। जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी तो क्या इस वक्त राजनीति को दूर नहीं रखा जा सकता था? बिल्कुल, ये सवाल आप भाजपा से पूछिए ना, क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इनवाइट नहीं किया गया प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट में? आप इस बात को लेकर नाराज हैं कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया? प्रश्न क्यों नहीं करते हिमांशु? आप इस बात को लेकर नाराज हैं कि आप इस बात को लेकर नाराज है कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर इस बात को लेकर नाराज है कि ये झुग्गी बस्तियों को ढका गया जैसे आप कह रहे हैं? हिमांशु जी, किस बात का भय है आपको? मुझे इस बात का जवाब दीजिए पहले कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, इस बात से नाराजगी है, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को छुपा दिया गया, जानवरों पर अत्याचार किया गया, इस बात से नाराजगी है? ये बताइए पहले। आपको ज्ञान होगा, पहले ये तो बताइए। ऑर्डर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, ही होल्ड्स अ कैबिनेट रैंक, और उन्हें हर वक्त प्रेसिडेंट्स के तहत, प्रोटोकॉल के तहत इन्विटेशन दिया गया है। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसी क्या राजनीति थी, ऐसा क्या कारण था जो इनविटेशन नहीं दिया गया? अच्छा, ठीक है। अब इस बात को लेकर देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई कि गरीबों को छुपाया जा रहा है, गरीबी छुपाई जा रही है, और उसके बाद दूसरी बात पर अब आ गए कि खड़गे जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया। इसका जवाब फिर प्रोफेसर साहब के पास। हाँ, बोलिए। 10 सेकंड्स दे दीजिए। खड़गे जी को इस देश में, जब इस देश के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था तो इनविटेशन गया था, ये कहते हुए
मना कर दिया कि दलित प्रधान राष्ट्रपति का अपमान हुआ। खड़गे जी को जब इस देश में 15 अगस्त पर बुलाया गया तो उन्होंने इस देश के झंडे को छोड़कर अपने कांग्रेस के झंडे को प्राथमिकता देते हुए यह कह दिया मुझे अपने ऑफिस में भी तो झंडा फहराना था, ये बात वहां सही पर है। भी कुर्सी खाली पड़ी रही। हालांकि ये अधिकार जो है इस देश के राष्ट्रपति का है और उन्होंने किसको इन्विटेशन दिया नहीं दिया वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन देश के तमाम बड़े इवेंट्स में आप आते नहीं हो जी, हर जगह नाराज फूफा होकर बैठ जाते हो। आप नहीं आए 15 अगस्त में, आप नहीं आए पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में, कमाल बात करते हो। मीटिंग की हो मतलब रही जहां है, इस देश के सम्मान की बात हो तो कम से कम कहिए ना, कमाल बात हो गई। मुझे लगता है इस तरह के तर्क का कोई लॉजिक है ठीक है, नहीं। ठीक है। और जहां तक ढकने की बात है, तमाम वीडियोस हैं कॉमनवेल्थ गेम में जहां पर इन्होंने अच्छा, एक तस्वीर मैं चाहता हूं घोटाले किए, दिल्ली का क्या हाल किया था, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, मैं चाहता हूं गेम कि में एक भी बार वो ऐसा ही तस्वीरें हुआ दिखाएं था जो कांग्रेस के CWG के समय। वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे थे, फाइल फुटेज कि वहां पर किस तरह से ढका गया था। मैं चाहता हूं कि एक बार वो तस्वीरें दिखा दें ताकि ये वाली वो तस्वीर है। ये देखिए लोकेश जी, अगर आपको दिख रहा होगा, बस्तियां हैं, CWG के वक्त की बात है। पीछे देखिए टेंट, गरीब बस्ती, और आगे क्या लगा है, होर्डिंग लगी है। ये क्या था, ये क्या था? हिमांशु जी CWG जो है स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट है। अच्छा। G20 एक राजनीतिक इवेंट है। राजनीतिक इवेंट के अंदर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की उपस्थिति अनिवार्य होती है क्योंकि इसमें सभी डेमोक्रेसी। तो वहां पर वो गरीब गरीब नहीं, यहाँ पर गरीब गरीब, मतलब गरीब की परिभाषा बदल जाती है, चाहे वो राजनीतिक और गेम्स वाले वाला अलग मामले हो। अब इस पर मैं जवाब देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी था। ये देखिए क्या हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फाइल फुटेज की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसको भी अगर आप दिखाते तो बहुत अच्छा था इस तर्क के साथ कि वो स्पोर्ट्स वाला था। प्रोफेसर साहब, अब आप क्या कहेंगे? आपने दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस बीजेपी। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा जवाब देंगे इसका। मौका दिया है आपने तो मुझे भी बीच में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। इनके नेता ने ब्रुसेल्स में जाके कहा कि देश की गरीबी नहीं दिखाई G20 के लोगों को। भाई बहुत बड़ा कबूलनामा किया उन्होंने कि इनका गरीबी हटाओ का नारा भी फेल हो गया था। सन 47 से लेकर अब तक गरीबी हटा रहे हैं उसका जो वंशज आज हमें गरीबी मिली हुई है देश के अंदर, मैं तो समझता हूं जरूर दी जानी चाहिए थी। फिर इनके नेता ने वहां से एक ट्वीट किया कि जानवरों का ख्याल नहीं रखा गया। अरे इनके जानवर, इनके कुत्ते तो इनके एसी कमरे में बैठते हैं भाई, इनको जानवरों की चिंता कब से? उसके बाद में सुनिए, अभी इन्होंने बात की कि 3 दिन दिल्ली के अंदर छोटे व्यापारियों और इनको वो कर दिया गया। मेरा एक सवाल है इनसे, 84 के अंदर दिल्ली में 1 हफ्ते तक कत्लेआम हुआ था सिखों का। उस समय आपको छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं आया था, उस समय आपको सिखों का ध्यान नहीं आया था। और बेशरम हंस रहे हैं ये कांग्रेसी प्रवक्ता। सही है, जहाँ जाहिलों का कोई इलाज नहीं है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं मुझे समझाइए आप। जहाँ पर नरसंहार हुआ हो और वहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता हंस रहा है, सोचने वाली बात है। अगर आपकी तरह पारिवारिक गुलाम होता तो नहीं बोलता, अगर आपकी तरह पारिवारिक गुलाम होता तो नहीं बोलता। आपको आपकी हरकतें, आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आईना देखो, हंस रहे हैं ये सिखों की कत्ल की मैं बात कर रहा हूँ और ये हंस रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता। अरे इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। नहीं, इसकी वजह मैं जान लेता हूं। जैसे ही सिखों के कत्लेआम की बात, राजनीति के तौर लोकेश जी, जैसे ही सिखों के कत्लेआम की बात आई वो मुस्कुराहट, हंसी क्यों? कर सकते हैं आप देखिए इनका चेहरा, वो हंसी क्यों? मैंने जब कहा नहीं, वो पूछ एक हफ्ते तक दिल्ली में कत्लेआम हुआ सिखों का, मैं बताता हूं हिमांशु जी, हाँ, उसमें हंसी किस बात पे आ रही है? हाँ बताइए। आप G20 की चर्चा के ऊपर 47, 84 भैया इतिहासकार हैं प्रोफेसर कपिल जी, इतिहास के पन्नों में झांकना उनका काम है। जो गरीबी, मेरी गरीबी का जवाब दे दीजिए। आप अगर आपने ही कहा था ना 47 से हुकूमत आपकी रही, क्यों देश में गरीब है आज? आपकी ने कहा था गरीबी हटाओ, कहाँ गई वो गरीबी हटाओ? अरे आप दिमागी तौर पे गरीब हो चुके हैं, आपको यही नहीं मालूम आपको बोलना क्या है, आपका दिमाग गरीब हो चुका है। हिमांशु जी, अगर इस तरह से डिबेट चलेगी तो फिर बेहतर होगा। नहीं, डिबेट आपके उसमें चलेगी, आप इसमें जो मर्जी इल्जाम लगाते अच्छा, रहेंगे। एक चीज हम कांग्रेसी चाहते हैं कि इनके हिसाब से अरविंद जी, अच्छा एक मिनट अरविंद जी, जो ये लिख के दे, पहले जो होता था कि ये लिख कर दे कि हाँ हम ऐसा ही चाहते हैं। अरविंद जी, की भाषा में जवाब दूंगा जनाब। अरविंद जी कहेंगे कि हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। अरविंद जी एक बात बताइए, अभी एक वीडियो और डाला था कि दिल्ली में कुत्तों को पकड़ने का एक वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन नगर निगम ने पलटवार करते हुए उसे फर्जी वीडियो करार दे दिया। अब इसे तो इनके उसका इंडिया वाले केजरीवाल का, अब इसे क्या कहेंगे अरविंद जी आप?
ऐसा क्यों, वो भी ऐसे मौके पर जब दुनिया टकटकी लगाए भारत को देख रही है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, G20 सम्मेलन के द्वारा जब G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत में जुटे हुए थे और भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे अवसर पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा विदेश जाकर और भारत की निंदा करना और भारत की कमजोरियां गिनाना, भारत की कमियों को रखना, ये बेहद ही आपत्तिजनक काम है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए। अरे भाई साहब, भारत तो अपनी 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी को सामने रख रहा था, पुरानी सच्चाई। भारत ने बताया कि हमारी परंपरा है, हमारी क्या परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, का विश्व हमारा एक कुटुंब है। हाँ। भारत ने क्या बताया? भारत ने बताया माता भूमि पितरोहम, ये जो पृथ्वी है हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। भारत ने कुछ छुपाया नहीं। जो कुछ आप लोगों ने छुपा रखा था, जो बच्चों को नहीं पढ़ने दिया आप लोगों ने, सब कुछ उजागर किया। भारत ने अपने हजारों वर्ष की श्रेष्ठ परंपराओं को उजागर किया। अच्छा होता कि भारत के अशकान में कांग्रेस भी शामिल होती और राहुल गांधी भी शामिल होते। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं नॉर्मली ऐसे हार्श वाक्य का प्रयोग नहीं करता हूँ, ऐसे ही मानसिकता को देखकर अपवाद स्वरूप चाणक्य को कहना पड़ा होगा कि विदेशी माता की संतति कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है। सही बात, आप पॉइंट वाली बात है एकदम। केवल और एक कारण आप बता दीजिए कि जब पूरा विश्व भारत की आज प्रशंसा कर रहा है, राहुल गांधी को अपने देश की कमियां नजर आ रही। कहा जा रहा था कि चीजों को छुपाइए मत। जब मेहमान आते हैं तो हम घर के पर्दों को बदलते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। क्या चाहते हैं? उस समय कोई साफ सुथरा ना हो, हम उनको गंदगी ले जाकर दिखाएं। आपकी मानसिकता क्या है कि पूरे देश में हमारी भारत की बदनामी हो? आप चाहते क्या है? भारत की गुडविल के साथ खड़ा होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भारत को वैसे ही सपेरों के देश के अच्छा, लेकिन एक पॉइंट और मैं यहां पर कहना चाहूंगा लोकेश जिंदल जी, क्योंकि आपने पहले एक मुद्दा उठाया कि गरीबी को छुपाया जा रहा है, एक गलत तस्वीर विदेशी मेहमानों को भारत की दिखाई जा रही है। जब इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया तब आपने कहा कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्रियों को जब न्योता दिया गया तो बोलता है कि वो तो नो फ्लाइंग जोन है, वहां पर आके क्या करेंगे। एक बोलता है कि हमें परमिशन नहीं दी गई हमारे हेलीकॉप्टर की है। ये क्या था, ये क्या था, ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, सभ्यता शिष्टाचार इसमें है कि आप अपने फर्ज पूर्ण करें। भाई अगर वो न्योता स्वीकार नहीं तो फर्ज क्या है? मेरे को पहले इसकी परिभाषा बता दीजिए। फर्ज क्या है? न्योता में आने का या फिर क्लियर कह देने का कि भैया हम तो नहीं आएंगे, हम तो विरोधी करेंगे। जी, इस वक्त तो डिबेट में आपका फर्ज है, जैसे आप दूसरों को समय दे रहे हैं बोलने का, मुझे भी मौका दें। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सही बात बोलिएगा। जी, मैं बात पूरी कर सकूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को निमंत्रण देते, सभी को एक तरह का न्योता देते, तो वो अपना फर्ज पूर्ण करते। और फिर वो न्योता स्वीकार करे या ना करे, वो दूसरे पक्ष के ऊपर आधारित है। वो दूसरे पक्ष के ऊपर बात बनती कि वे क्यों नहीं आए। पहला प्रश्न तो यही उठेगा, इतिहास यही प्रश्न पूछेगा कि ऐसा क्या कारण था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो इतना महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है, सभी देश के इसका जवाब शिवम त्यागी जी ने दिया, लेकिन मेरे को इस बात का प्लीज जवाब दीजिए कि खड़गे जी नहीं आए इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए क्या? बस ये बताइए मुझे। देखिए हिमांशु जी, आप ये सवाल तो कांग्रेस शासित जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? खड़गे जी एक वजह थी। मैं तो पार्टी पक्ष के हिसाब से बात करूंगा ना। कि भाई जो जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार जिनका इन्विटेशन, तो एक मिनट लोकेश जी, तो खुलकर स्पष्ट बोलना चाहिए था, कि हम इस वजह से नहीं आ रहे। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, बहाने की बात ही नहीं है हिमांशु जी। जब शिष्टाचार और प्रोटोकॉल को मान्यता ही नहीं दी जा रही है, ऐसे इवेंट में आप बताएं कि किस तरह से जाए। जब दक्ष ने एक बहुत बड़ा एक इवेंट रखा हुआ था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था, तो भगवान शिव वहां गए थे क्या? बताइए आप। आप भगवान शिव हैं, आपके खड़गे जी भगवान शिव हैं।
भगवान शिव है आपके घर जी। वाह 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 वाह। बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, सभी देवताओं को बुलाया, सभी भगवान वहां गए और केवल अपने जवाई भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव वहां अरे गए तो थे किसके क्या? जवाई हैं भाई खड़गे साहब? कांग्रेस की सनातनी होती जा रही है, सनातन की बात कर रही है, हमारे धर्म की बात कर रही है। बदलाव हो रहा है, सही बात। देखिए बदलाव तो हुआ है, वोट लेने के लिए बदलाव हो रहा है, ये भी समझो। अरे भैया सुनिए 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 प्लीज। अभी जीत जाएगी फिर वही हाल करने लगेगी। पारिवारिक दासों ये नया नया जो बना रहे हैं आदमी- करोड़पति को, अरबोपति को। नया आदमी जो सनातनी बनता है उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। कहते वो राजा दक्ष ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, भाई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था भैया, एक यज्ञ करना था। अच्छा, इस पर भी सबको बुलाया था और बुलाकर सही बात है। देखो, पहली बात ये पॉइंट वाली बात बोल दी है बंदे ने। एक बेकार की बात है तो दूसरा बड़ा एक और शिवम त्यागी ने धो दिया इसको। प्रोफेसर साहब एक बात, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपने शिष्टाचार की बात करी, ये सब बात करी, गहलोत जी और बाकी के लोग, भूपेश बघेल जी इसलिए नहीं गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अकेले एक ऐसे कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए कितना लोकतांत्रिक संगठन है कांग्रेस का। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लोकतंत्र हो गया, हमारे जो नहीं आए उनके लिए अपमान हो गया। एक स्वतंत्रता होती है। अब सुक्खू साहब की अगर स्वतंत्रता है, वे जाना चाहते हैं, वे स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। तो ऐसा एक कोई किसी तरह का तानाशाही का हुक्म ऊपर से नहीं आता कि आप नहीं जाएंगे, जिसे जो लगता है वो कर सकता है। अच्छा ठीक है, हाँ ये प्रोफेसर साहब लोकतंत्र व्यवस्था है। हिमांशु जी मैं बताऊं कहानी क्या है, क्यों नहीं आए, और ये विदेशों में जो बयान दिए जा रहे हैं और जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये एक भी टूल किट का हिस्सा है। ये चीन की मदद करना चाहते थे। प्रोफेसर साहब पॉइंट वाली बात कर दिए। इन प्रवक्ता को तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि उस संधि में क्या क्लॉज है उनके। चीन की चल नहीं पाई G20 के अंदर। नहीं आप ठीक है, बताएं जरा। उसके बाद चिढ़ गए। अमेरिका में जाकर के पहले ही भूमिका बनाने गए थे, सोरोस के आदमी इनके वहां मौजूद थे। ठीक है, वो बाइडन भी यहाँ आ गए। किसी दुनिया के देश के आगे कांग्रेस को अहमियत नहीं मिली। अच्छा, एक भी देश के आगे। हाँ पाकिस्तान इन्हें दे देता है, क्योंकि वहां ये जाकर के मांगते हैं भी भारत का प्रधानमंत्री हटवाने को हमारी पाकिस्तान। लोकेश जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको संधि पता है तो आप बता दीजिए, वो ये बोल रहे हैं। अरे आप संधि तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, वो संधि आपके लीडरों ने की है, सोनिया गांधी ने, आपकी माता जी ने की है, और राहुल गांधी ने की है चीन के साथ। हिम्मत है तो बताओ उस संधि के अंदर क्या है? क्यों चीन का उस दिन ऑक्सफोर्ड में भी बैठ के कह रहे थे चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अरे आपका दिमाग का बटन जो है ना, वो 10 जनपद से हट करके ना अब जिनपिंग के पास पहुंच गया है। आप वहां से रिमोट दबता है तो आपके नेता बोलते हैं। प्रोफेसर साहब लोकेश जी को भी बोलने दीजिए। मैं आपको पहचान गया, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अरे आप छोड़िए, आप तो पारिवारिक दास है, मैं तो फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हूँ। आप तो गुलाब है, आप कांग्रेस परिवार के तलवे चाहते हो। अगर मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ तो इसी बात के लिए मैं बोल रहा था कि रोएंगे, जो कांग्रेसी होंगे रोएंगे सुन के खाली बात। कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकते, डिबेट डिरेल करने को बकवास करते हैं। मेरे एक तथ्य को काट दो तुम, जो मैंने बात कही है, मेरी एक बात को झूठा साबित कर दो। तुम्हारी कांग्रेसियों की आदत पर शिवम जी इसका असर क्या हुआ होगा? जो एक माहौल विपक्ष ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जो विपक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की है इस G20 के एक महासमागम की मैं तो बात करूंगा, जहां पर पूरी दुनिया यहां पर जुटी है, जो माहौल बनाने की कोशिश की, आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ा होगा? ये नरेंद्र मोदी जी का एरा है, ये नया भारत है, यहां चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग जरूर जो है हर तरीके से व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं कालनेमी बनकर, लेकिन असर अगर कुछ भी होता तो वो दिख जाता। आप एक चीज देखिए, 200 घंटे में 300 बैठकें और करीब 15 से ज्यादा ड्राफ्ट। आप देखिए कि जिस पर लग रहा था कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शायद नहीं आएगी, सख्ते में पड़ सकती है, वो कंसेंसस से आई। और तो और मतलब 83 पैराग्राफ थे, 83 के 83 पर कंसेंसस बना है। हम बात कर रहे हैं कॉरिडोर की कि जो हिंदुस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जाएगा। हम बात कर रहे हैं यूरोप अफ्रीकन यूनियन का जुड़ना।
शायद इनको समझ आए नहीं आए, लेकिन अफ्रीकन यूनियन का जुड़ना, यानी कि 55 देश जो G20 से आकर जुड़े, जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है, वो यहां पर आकर जुड़ते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री का ही करिश्मा है ये, और वो जुड़ने के साथ साथ आने वाले समय में उसका प्रभाव ये होगा, क्योंकि वो एक मार्केट है जहां पर चाइना कहीं ना कहीं कई देशों को लोन देकर जो है बहुत ज्यादा ब्याज पर एक अलग तरीके से चीजों को कर रहा था, वहां हिंदुस्तान जा रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को इन चीजों को समझने में भी बहुत समय लग जाएगा। और बहुत सीधी बात है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वॉर होने के बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट पर, एक भी पैरा पर, एक भी जगह पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का कंसेंसस नहीं बना, यानी कि सबने जो है अपनी तरफ से पूरे तरीके से सहमति दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बहुत कोशिशें की इसको खराब करने की, इन्होंने बहुत कोशिशें की देश को बदनाम करने की, इन्होंने बहुत कोशिशें की देश को सांप सपेरा वाला दिखाने की, इन्होंने जो संभव हो सकता था कांग्रेस से। यानी कि बात बहुत साफ है, जहां पर भी देश और जहां पर भी इस देश के प्रधानमंत्री की बात आएगी, कांग्रेस विरोध करेगी, चाहे वो आम आदमी के जीवन में कितना भी फर्क ला दे। अरविंद जी आऊंगा, लेकिन इसका जवाब लोकेश जी से ले लूं। 1% भी इस पर फर्क नहीं। अरविंद जी, लोकेश जी से जवाब ले लूं, फिर आपके पास जी। शिवम जी, आपने सही बात कही। अफ्रीकन यूनियन का जुड़ना, एक ट्रेड रूट का स्थापित होना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का आना, और अमेरिका के साथ जो हमारी बातचीत हुई, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेके टेक्निकल टेक्नोलॉजी को लेके, वीजा को लेके, इन सब का बढ़ना, इस चीज की सराहना मनमोहन सिंह जी ने भी की है। अच्छा। और मनमोहन सिंह जी ने भी मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं वो तो सुन लो। हाँ, मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं G20 में, वही सुन रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह के ही शब्द सुन लो भाई। अगर इस तरह के, नहीं लोकेश जी बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं। मैं सुनिए हिमांशु जी, अगर आप थोड़े से ना जो लोग यहाँ डिबेट करने आते हैं, या तो उन्हें थोड़ा सा लोकेश जी आज तो ये सोचिए कि आज आप ही मुख्य बिंदु हैं। नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हैं। आप क्या जो है झूठ बोलने आते हैं ना, बने भी प्रोफेसर साहब इनको भी समझा दो। प्रोफेसर साहब एक मिनट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज आप ही हैं। आप देखिए ना, शीला जी की बात को लेकर आपने किस तरह से बयानबाजी यहाँ पर बदल दी, आपने राजस्थान को लेकर किस तरह से बात बदल दी, आपने सुक्खू जी को लेकर, तो आज आप ही की बात सुन रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए मुद्दों पर निंदा कीजिए, विरोध कीजिए, बिल्कुल है। लेकिन एक आरोप, बिन बेबुनियाद आरोप तो इन्होंने लगाया। सारी तारीफ के बाद मैं एक सवाल सुनना चाहता हूँ। अच्छा, आरोप तो आपने लगाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लोकेश जी, कांग्रेस का आधिकारिक यूनिवर्सिटी का नहीं हुए, मेरे दादाजी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आपने कहा कि ये G20 पूरे तरीके से सफल रहा। मनमोहन सिंह को मानते हैं लोकेश जी? शिष्टाचार नहीं बोल नहीं। अच्छा, G20 आप मानते हैं कि मतलब ये सफल रहा, G20 का जो आयोजन था बेहद सफल रहा? देखिए जी, G20 का जो आयोजन है भारत के लिए मान की बात है, सफल लेकिन रहा? जिस तरह से आपने कार्यक्रम किया वो सफल रहा? निंदनीय है। बेहद सफल रहा। आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री जी को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। 1 साल से जो मेहनत की है उसका रंग दिखा। कितने साल की साहब? ये 1947 से लेके अब तक की मेहनत है। नेहरू जी को क्रेडिट दो भाई। लेके पूरा नेहरू जी के ऊपर। 2007-2008 के बाद G7 G8 बना, उसके बाद तो फिर G20 की बात कहना चाहिए। एंकर साहब, प्रोफेसर साहब, आप भी सुन रहे हैं, कैमरामैन सारे सुन लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले नेहरू जी धन्यवाद किया कीजिए। जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, सब क्रेडिट उनका दे दो भैया। अब G20 का क्रेडिट भी नेहरू जी को देना है। बताओ क्या समाधान है? एक अखबार में फोटो निकली थी इंग्लैंड में, प्रोफेसर साहब, लोकेश जी अपना फर्ज निभा रहे हैं, लोकेश जी अपना काम कर रहे हैं। करता नहीं हूँ, सुनिए मेरी बात। नहीं, मैंने कहा लोकेश जी अपना फर्ज निभा रहे हैं और लोकेश जी को बात कहने का पूरा हक है। और समझिए बात को, मुद्दों के ऊपर आप प्रश्न कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए, पर्सनल होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नहीं तो मुद्दा तो यही था कि अगर ये सफल हुआ है। अच्छा ठीक है, अरविंद जी के पास बहुत देर से नहीं गए, अरविंद जी के पास नहीं गए, अरविंद जी के पास आपने शुरू की। अरविंद जी एक मिनट, अरविंद जी मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर सफल आयोजन हुआ है तो उसकी सफलता के बारे में बात कीजिए, क्या बुराई है उसमें? देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहूंगा, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के तरफ से लोकेश जिंदल जी बैठे हैं, कह रहे थे कि मुद्दे पे बात करें। लोकेश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जो मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, आपको भी उसकी निंदा करना चाहिए, क्योंकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो केवल पार्टियों के नेता नहीं होते हैं, वो राज्य के मुखिया होते हैं। और इतने बड़े आयोजन में राज्य के मुखिया का नहीं जाना उस राज्य का शामिल नहीं होना माना जाएगा।
तो ये जो कृत्य है बहुत ही निंदनीय है। ये मुद्दे की बात है और इस इश्यू पे आपको हमारे साथ खड़ा होकर इस कदम का निंदा करना चाहिए। और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं वो काबिले तारीफ है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी, एक बयान में आप कहते हैं कि 47 की चर्चा मत कीजिए और दूसरे बयान में कहते हैं कि 47 से जो परिश्रम होता है इसका परिणाम है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस दोगलेपन से बाहर आना चाहिए। या तो 47 से चर्चा हर मुद्दे पे करनी है, ये मानिए, या कहिए कि 47 छोड़िए, अभी 2014 से जो हो रहा है उसी की हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अब आपने अरविंद जी आपने 47 की बात की, आपने 47 की बात की, तो हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि 1955 में काशी दौरे पर किंग सऊदी आए थे, तो वहां पर इमारतों पर कलमा तैयबा के झंडे लगे थे, रास्ते में मंदिर मूर्तियां पर्दों से ढक दी गई थी। अगर मैं गलत हूं, इतिहासकार हमारे साथ में है, वो बताएंगे। प्रोफेसर साहब, गलत हूं क्या मैं? ये रिपोर्ट में हमने इस बात का जिक्र किया है, नेहरू काल में जब मेहमान नवाजी हुई थी तब इस तरह से मूर्ति मंदिरों को ढक दिया गया था पर्दे से। देखिए, ये मैं इसीलिए इनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, लोकेश जी क्या नाम है इनका? हाँ भैया 47 पे मत। हाँ नहीं, इतने ऐतिहासिक राज खोलूंगा बैठ करके, इतने ऐतिहासिक राज खोलूंगा बैठ के तथ्यों के ऊपर, जवाब नहीं देते। प्रोफेसर साहब, अगर जिंदल साहब, लोकेश जिंदल जी 47 पर गए हैं तो हम तो 1955 की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी आपका कुछ अच्छा तर्क होगा लोकेश जी? जी हिमांशु जी, बिल्कुल है। देखिए 1955 में की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं अभी हाल ही में नागपुर में जो हुआ उसके बारे में बता देता हूँ। G20 का जब प्रोपागेंडा हुआ नागपुर में, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर जो है G20 के पोस्टर्स से उन्हें ढक दिया गया है। तो ऐसा केवल 1955 में हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। और ये मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ, तथ्य के आधार पर। अच्छा, हम अपनी रिपोर्ट में वो बता दूंगा, दिखाइए किस जगह के ऊपर, दिखाइए, अभी दिखाइए, झूठ क्यों बोल रहे? दिखाइए अभी, वो भी नागपुर में दिखाई नहीं करेंगे, हाई नहीं, खाली प्रोपेगेंडा करना है इनको। तो दिखाइए फिर। अरे दिखाइए वाली, अभी मैं ये वो सारी फोटोग्राफ अभी मैं बोल देते हैं कांग्रेस में, समझे नहीं आपको? दिखाइए अभी, 1955 का तथ्य सोशल मीडिया पे दिखा देता हूं। ये सबूत के बिना तथ्य के ही बोल देते हैं। मुझे ये बताइए 55 में वो मेहमान नवाजी क्या थी? मुझे बस ये बताइए। जी देखिए हिमांशु जी, हमने जो जिस चीज का विरोध किया है वो उस विरोध किया है कि जब आपके पास समय था कि आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन मुझे 55 और जैसे आपने CWG के लिए तर्क दिया, मुझे ये बताइए कि जब आए थे तो उनके लिए क्या किया था आपने? ये 1955 के बारे में पहले बताइए। अभी सरकार के पास वक्त था, पैसे था, उन झुग्गी झोपड़ियों अच्छा, मतलब तब आपको नहीं पता था कि यहाँ पर आने वाले हैं किंग, और इसलिए अचानक से ये सब किया गया? 1955 के अंदर भारत की गरीबी रेखा कितनी थी? अच्छा, तो वहां पर आप गरीब थे, इसीलिए उनको रिझाने के लिए आपने ये किया? कितना बजट होता था? नहीं, आप गरीब थे तो रिझाने के लिए ये किया? क्या भारत की स्थिति थी? अरे आप ये बताइए ना, आप अपने स्टैंड क्लियर कीजिए कि तब आप गरीब थे, आप मजबूर थे, इसीलिए स्टैंड क्लियर करो कि हम गरीब थे, हम गरीब दिखाना चाहते थे, या फिर हम अपने मेहमानों को ऊपर दिखाना चाहते थे? कुछ तो बताओ। आप 1955 के हालातों को भी स्टडी कीजिए। अच्छा, एक मिनट हिमांशु दीजिए। भारत की गरीबी रेखा क्या थी? हमारे पास तो वहां पर आप मजबूर हो गए, आपके पास कोई और चारा नहीं था, तो आपको वहां पर मंदिर मूर्तियों को ढकना पड़ा। क्यों? क्योंकि काशी दौरे पर आए थे किंग सऊदी, है ना? तब आप मजबूर थे। आप हिमांशु जी इतनी घिनौनी बात कर रहे हैं। अरे आगे अपने औकात पे, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, आगे अपने औकात पे। यही हाल होता है जब जवाब नहीं दे पाते तो बस बोलते यार अपने घरेलू पे बर्ताव पे आगे। सुनिए मेरी बात, अगर मेरी बात झूठी होती है, आई टेक द ओनस of holding myself responsible for spreading fake news। सुनिए, अगर ये गलत हुआ, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर ये गलत हुआ, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं और बोलिए, 1955 में ये हुआ था, आप मान रहे हैं ना? वहां पर आप अलग तर्क दे रहे हैं, शीला दीक्षित के दौर पर आप अलग तर्क दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। मंदिर ढके प्रोफेसर साहब, ये मैंने लोकेश जी को बता दूं, भारत सरकार से क्या गलती हुई है G20 के अंदर। इनके जो वो राहुल गांधी जी हैं, उनके ट्वीट के हिसाब से कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी गलती की। भारत सरकार को दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहिए थे
जिसमें राहुल गांधी के कुत्तों की फोटो लगाई जानी चाहिए थी और लिखना चाहिए था कि हमारे देश में तो विरोधी दल के नेता भी अपने कुत्तों को एसी में रखते हैं, इसलिए हमारे देश में जानवरों का ख्याल मत रखिए। सुनिए मेरी बात, दूसरा पोस्ट क्या लग गया? हाँ भाई, भारत में बेरोजगारी है, सबसे बड़ा ये बेरोजगार है, राजनीतिक इस देश के की फोटो लगा देते, ये गलती कर दी भारत सरकार। देखिए लोकेश जिंदल जी चले गए, आपने एक सवाल उठाया, लोकेश जिंदल जी चले गए, तो भाग नहीं दे सकते, तथ्य ही नहीं है। हाँ, 3 एग्जाम्पल हमने दिए शिवम त्यागी जी, लेकिन अपने हिसाब से देखिए, हमने एक बार फिर से यहाँ पर बता दें, 1955 में काशी दौरे पर जब किंग सऊदी आए थे, तब इमारतों पर कलमा तैयबा के झंडे लग गए थे, तब मूर्ति मंदिरों को ढक दिया गया था। इस पर सवाल पूछा, इसका अलग जवाब। CWG के टाइम पर क्या हुआ, कैसे झुग्गी बस्तियों को ढक दिया गया, उस पर सवाल पूछा तो उसका तर्क बिल्कुल अलग दिया गया। और जब हमने ये पूछा कि आपके राजस्थान, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, उसका जवाब अलग दिया गया। लेकिन जब पूछा गया कि हिमाचल के आ गए, तो बोलते ये हमने स्वतंत्रता दे रखी है। मतलब हर जवाब अपने हिसाब से। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब आपके घर में, परिवार में कहीं पर भी मेहमान आते हैं, तो आप चीजें बेहतर से बेहतर, साफ शुद्ध और ब्यूटिफिकेशन का हर तरीके से वो काम करते हैं जो आपके बजट में हो, जो आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं है, हमारा तो कल्चर है वासुदेव कुटुंबकम का। हमारा तो कल्चर है कि अगर मेहमान आ जाए और घर में 5 कप हैं और हम उन्हीं में जनरली चाय पीते हैं, मेहमान आए तो वो जो अंदर रखा होता है वही निकालकर सेट नए कप में उसको चाय दी जाती है, वो एक विषय है। लेकिन देश को भी अगर कहीं प्रेजेंट करना हो तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी जो अच्छी तस्वीर नहीं है, या यूं कहिए जो सबसे बेहतर तस्वीर है उसी को दिखाते हैं। लंदन की सबसे बेहतरीन तस्वीर ही आपको इंटरनेट पर मिलेंगी, इटली की सबसे बेहतरीन तस्वीर ही आपको सबसे वहां इंटरनेट पर मिलेगी, वेनिस की सबसे बेहतरीन तस्वीर ही आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। मैं मानता हूं कि जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष G20 देश आपके देश में आ रहे हो और आप अगर किसी चीज को बेहतर करना चाहते हैं, ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, उसको एक बेहतर तस्वीर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है। मैं कहता हूं किस सरकार ने तब भी किया, हमें अपनी संस्कृति दिखानी है। अगर आप 1955 के नेहरू जी की बात करते हैं कि उन्होंने मंदिरों को छुपा दिया था, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी संस्कृति दिखाई है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उसको छुपाया नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हर चीज को ऑपरेट किया, और खुद यूके के प्रधानमंत्री मंदिर विजिट करके आ रहे हैं। पूरी दुनिया भारत के इस प्रयास को एप्रिशिएट कर रही है, पूरी देश को बेहतर दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया भारत के इस प्रयास को एप्रिशिएट कर रही है और कह रहे कि एक नए आयाम पर भारत इस समागम को लेकर गया है। तो ऐसे में अगर देश की खातिर सब एकजुट होते तो बहुत अच्छा भी लगता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आज का डिबेट काफी मजेदार था और काफी एंटरटेनिंग था। मुझे बीच बीच में बोलना पड़ा। आप इस वीडियो को आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर पूरी वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा था और लोकेश जिंदल किस प्रकार से अपने जवाबों के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और खास तौर पे जब मल्लिका अर्जुन खड़गे के ऊपर जब सवाल पूछा गया कि उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि जब उनको नहीं बुलाया गया तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज अपने नेताओं को आने के लिए मना कर रही है, और इसीलिए क्या राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं या बाहर विदेश में चले गए हैं घूमने के लिए, बाहर में जाकर के भारत देश की बदनामी करने के लिए, वहां पर गरीबी को छुपाया जा रहा है, वहां पर लोकतंत्र खतरे में है, इन सब सारी बातों को लेकर के गए। तो जो लोकेश जिंदल कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो भागते फिर रहे थे, उनको जगह नहीं मिला। लास्ट में जब प्रोफेसर साहब ने बोला कि मोदी जी को एक काम करना चाहिए था कि उनको अपनी फोटो की जगह पे या G20 की जो बैनर लगे हुए थे उनको हटा करके कांग्रेस के कुत्तों का फोटो लगा देना चाहिए था, उस जगह पे मेरे को इतनी हंसी आई। और उसको सुनने के बाद फिर लोकेश जिंदल तो भाग गए। अब भागने का कारण क्या था, जब किसी भी आदमी को जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो देख लेता है कि मेरी बेइज्जती यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो वो यहाँ से भागना ही उचित समझता है। इसी तरीके से ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे आप जब भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब भी आप उनकी डिबेट को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा वो किसी सवाल का तर्क पे तर्क जवाब नहीं देंगे, उनके पास जवाब होता ही नहीं है। अगर बात आ जाती है देश की, या बात आ जाती है किसी पार्टी पक्ष की, या बात आ जाती है किसी के ऊपर ब्लेम करने की। अभी आपने एक बयान सुना था, डीएमके के नेता है जो नेता के जो अभी मुख्यमंत्री उनके लड़के ने सनातन धर्म के ऊपर इतना गंदा शब्द बोला है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उनको मलेरिया डेंगू मलेरिया की तरह है। तो आप लोग सोचिए, जब वही पार्टी उनकी कांग्रेस में गठबंधन करके बैठी, एक भी शब्द राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे हो, चाहे जितने भी नेता कांग्रेसी हो, किसी ने भी एक शब्द उस आदमी के लिए नहीं बोला कि तुम बहुत गलत बोले हो।
तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था। कभी इन सब सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं। इनका मेन एजेंडा ही यही है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये किसी ने बहुत सच्ची बात कही है कि विदेशी कोख से जन्मा हुआ औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकता। वो इतिहास के बारे में क्या जानेगा, वो इतिहास को कभी समझ ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें सच्चाई है और ये बात सत्य है। आज मोदी जी अपने देश की कल्चर को, अपने देश को लोगों के सामने अगर दिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इन्होंने अभी इतिहासकार जो है उन्होंने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि अगर हमारे देश के जब 1955 में सऊदी प्रिंस आए थे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यही ने किया था कि वो काशी में आए और काशी के विश्वनाथ मंदिर, वहां छोटे छोटे मंदिरों को इस कदर ढकवा दिया कि अब वो भाई वो मुस्लिम कंट्री का प्रिंस है, उनको कहीं बुरा ना लगे, मंदिर देख के बुरा ना लग जाए, इसलिए उन्होंने मंदिरों को ढकवा दिया। आज उसी सभ्यता, उसी संस्कृति को मोदी जी अगर दिखा रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लग रही है, राहुल गांधी को भी मिर्ची लग रही है। बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ, मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो मैं सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को पर्सनल लेते हैं तो वो आपकी राय है, मैं किसी पर्पस के लिए नहीं इस वीडियो को बनाता। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के लिए बाद में, बाकी कमेंट बस खुला हुआ है, पूरी जोर लगा के कमेंट करिए। इस पे लोकेश जिंदल जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने क्या सही जवाब दिया, या बाकी जो डिबेट में आए हुए लोग थे उनका क्या राय था, आपकी क्या राय है, बाकी कमेंट बस खुला हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।